मेरा 11 साल का भाई रोज रात को खाने में क्या मिलाता था, जो खाते ही मैं सो जाती थी। जब सुबह उठती तो मेरा शरीर बहुत दर्द करता था। एक दिन बिना खाए ही सो गई। फिर रात होते ही मेरे साथ जो हुआ ये राज जानकर सभी के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि मेरा भाई तो जब मैं 15 साल की थी तब मेरा भाई 11 साल का था और मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। तब से लेकर मेरा भाई मेरे पास सोता था, लेकिन मुझे हर रोज एक अजीब सा महसूस होता था। जब मैं सुबह उठी तो मेरा शरीर दर्द से चूर चूर हो जाता था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, मेरा भाई सुबह उठते ही हर रोज एक ही बात कहता, दीदी मुझे माफ कर दो। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ जाती, आखिर मेरा भाई किस चीज का माफी मांग रहा था। फिर मैं सोचने लगती कि हो सकता है भाई से कोई गलती हो गया हो, इसलिए वह मुझसे माफी मांगता है। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कुछ भी सवाल जवाब नहीं करती थी, क्योंकि जब भी मैं उसके जासूसी करती तो उसके पास से मुझे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिलता था कि मैं उस पर शक करूं। लेकिन एक बात रोज रोज उसका कहना मुझे हैरत में डाल रहा था, आखिर मेरा भाई किस चीज़ का माफ़ी मांगता था। उसका माफ़ी मांगना मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन मुझे उस पर किसी भी बात को लेकर शक नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस बात का पता जरूर लगाना पड़ेगा, आखिर मेरा भाई रोज रोज मुझे से माफ़ी क्यों मांगता है। जब मैं उस हकीकत तक पहुंची तो मेरा शरीर पूरा ठंड पड़ने लगा था। मैं तो उसी समय अपना होशो हवास खो बैठी थी। आखिर मेरा भाई इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकता है। मैं तो छोटा भाई समझकर अपने पास सुलाती थी, लेकिन राज जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम रीमा है और मेरी उम्र 17 साल है। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। अगर हम एक टाइम का राशन लाते तो दूसरे टाइम का सोचना पड़ता था। बहुत मुश्किल से हम लोगों का गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे से परिवार में खुश थे। मैं रात को 2 घंटा सिलाई का काम करती थी और सुबह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने चली जाया करती थी। जो भी पैसे मिलते थे हमारे घर का राशन पानी होता था और मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी होते थे। मेरी माँ भी पास के स्कूल में जाकर झाड़ू पोछा का काम कर लिया करती थी, जिससे मेरे माँ के पास भी थोड़ा बहुत पैसे हो जाया करते थे। मेरे पापा का भी बहुत पहले देहांत हो गया था, जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे, ना समझ थे। उस टाइम ही मेरे पिता इस दुनिया से चल बसे। मेरे पापा ने भी अपने पसंद के शादी की थी। मेरी माँ कहती कि जब हमारी शादी हुई थी तब तो तेरे पिता मुझे बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन दिन ब दिन उनका रवैया मेरे ऊपर से हटने लगा था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उनके मन में क्या है, या मेरे साथ इस तरीके के बर्ताव क्यों करते हैं। शुरू शुरू में हम दोनों में बहुत प्यार था, हम एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, जब तेरे पापा ने मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए। मैं तो जीते जी मर गई थी, जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं। जब तेरे पिता छोड़कर गए थे तुम दोनों उस टाइम बहुत छोटे थे और मुझे मजबूरन तुम लोगों की खातिर जीना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद तेरे पिता को पछतावा होने लगा। जिस औरत के पास गए थे वह औरत भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब वह अकेले बेसहारा रह गए। आखिर कर भी क्या सकते थे, वह खुद हमें छोड़कर गए थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वापस से हम लोगों के पास आ जाए। तेरे पिता को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। बस यही सब सोच सोच कर घुट घुट कर तेरे पिता की मौत हो गया। लेकिन मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस टाइम हमारे सर पर पिता का साया चाहिए था, उस टाइम हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए। हर पिता अपने परिवार की खातिर हर एक बड़े से बड़े मुश्किल का सामना करता है, लेकिन मेरे पिता ने जो किया मैं भगवान से ही दुआ करूंगी किसी के पिता ऐसी हरकत ना करें जो बचपन में ही अपने बच्चों का हाथ छोड़कर चले जाए। जब मैं छोटी थी तो मुझे माँ का रवैया मुझे बहुत अजीब लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे माँ के मन में कोई मर्द था, इस वजह से मेरे पिता अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया हो। लेकिन एक रात जब माँ का पीछा किया तो वह तो अपने सहेली के घर के तरफ जा रही थी, लेकिन जब उस औरत की बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए। वह औरत कह रही थी, तुम मेरे घर अब काम करने के लिए मत आना। पता नहीं तेरे अंदर क्या कमी थी जो तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला जाए। उनकी बात सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं दबे पांव घर वापस आ गई और बैठकर सोचने लगे मैं अपने माँ पर खामोखा शक कर रही थी। मेरी माँ तो अपने सहेली के घर भी 2 पैसे के लिए काम करने जाती थी। जब मेरी माँ घर वापस आई तो मुझसे कहने लगी, देख बेटी ये दुनिया बहुत बुरी है, तुम किसी पर भी विश्वास मत करना। मेरी यह बात हमेशा तू याद रखना। माँ पता नहीं क्यों आज इस तरीके से बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ कहीं जाने वाली हो और कहती कि अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखना। माँ की बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। अभी तो मेरा भाई स्कूल जाना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छे मिजाज का था।
चंचल भी था, उसके चंचलाहट की वजह से अक्सर वह क्लास से बाहर कर दिया जाता था। जब मेरा भाई रोने लगता तो टीचर थोड़ी देर के बाद क्लास में वापस बुला लिया करती थी, लेकिन उसके क्लास के टीचर मुझे अक्सर भाई की शिकायत देती रहती थी। मैं अपने भाई की वजह से परेशान रहने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे पिता का साया सर पर न होने की वजह से मेरा भाई शरारती निकल गया है। लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब अचानक से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरी माँ भी टेंशन की वजह से बीमार होती चली गई। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर कोई बहुत बड़ा बीमारी छुपा हो, लेकिन उनके अंदर ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मैं जान ना सकी। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे हाथ में पकड़ाया तो मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ तो अक्सर रात को भी छुप छुप कर अस्पताल जाया करती थी, लेकिन हम बहन भाई को कुछ ना पता होता था। अब तो मेरी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर किसी की माँ इस दुनिया से चली जाए तो उसके दिल पर क्या बीतता है बस वही जानता है। मेरी माँ को तो पहले से ही पता था कि वह इस दुनिया से जाने वाली है। मुझे तो पता तब चला जब माँ के आंचल से वह जो एक चिट्ठी लिखी हुई मिली थी, उसमें लिखा हुआ था कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ और इस दुनिया से जाने वाली हूँ। तुम मेरा एक बात हमेशा दिमाग में रखना, अपने भाई को अपने से दूर कभी भी मत करना। अपने जान से भी ज्यादा अपने भाई का हिफाजत करना। मेरे मरने के बाद तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी और तुम अपने से अलग मत करना। अपने पास ही उसे हमेशा रखना। बहुत छोटा है, डरता है, अपने पास ही सुला लिया करना। जब मैं थी तो मेरे पास सोता था, इसलिए वह डरता नहीं था। बस दिखावा करता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन अंदर से वह बहुत ज्यादा डरता है। इसलिए तुम अपने भाई को साथ सुलाना। वह अंधेरे से बहुत डरता है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी तो मोहब्बत की शादी थी और मेरा पति इतना धोखेबाज निकल गया कि मुझे बेसहारा अकेला छोड़कर चला गया। कम से कम अपने बच्चों के ही बारे में ही सोच लेता, लेकिन धोखेबाज निकला। लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना सिवाय अपने अपने भाई के। बस एक बात का ध्यान रखना, बस एक वही मर्द है जो तुम्हारा हिफाजत करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। माँ का लेटर पढ़ते पढ़ते मेरे आंख से आंसू बह रहे थे। अब आगे सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना था। मैं भला अकेली लड़की क्या कर सकती थी। फिलहाल के लिए तो मेरे पास पैसे ही बचे थे जो 2 से 3 दिन का राशन पानी ही चल पाता। खैर थोड़ी देर के बाद शाम होने को आए और रात का हम भाई बहन खाना खाकर अपने कमरे में चली गए। थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि माँ ने कहा था अपने भाई को अपने पास ही सुलाना, अंधेरे से बहुत ज्यादा डरता है। मैंने भाई से कहा, मेरे भाई का नाम अमित था। मैं पुकारती हुई अमित को अपने कमरे में बुलाए और उससे कहा, तुम मेरे पास मेरे कमरे में ही सो जाओ। थोड़ी देर के बाद अमित मेरे बगल में मेरे कमरे में सो गया। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए, लेकिन एक दिन उसके स्कूल की टीचर कहने लगी, अमित कहाँ रहता है, वह स्कूल क्यों नहीं आता। अब तो मैं सोचने लगी कि मेरा भाई घर से स्कूल के लिए निकलता है तो फिर वह स्कूल क्यों नहीं जाता, आखिर वह जाता कहाँ है। एक दिन मैं चुपके से अमित के पीछे जाने लगे। जैसे ही स्कूल के लिए घर से निकला मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब तो मैं सोच में पड़ गई, अमित का स्कूल तो इस तरफ है तो फिर इधर से कहाँ जा रहा है। फिर कुछ दूर चलने चलने के बाद देखा कि अमित तो कुछ 6 लड़कों के साथ मस्ती कर रहा है। मैं फौरन उसके पास गई और डांटे हुए पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए था ना। अभी मेरा दिमाग अपने माँ के तरफ था, फिर दूसरी तरफ इसका यह हरकत मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरा भाई पढ़ लिख कर कुछ बने। मैं एक एक पैसा पाई पाई इकट्ठा कर रही थी ताकि मैं समय से अपने भाई का फीस जमा कर सकूं, उसको स्कूल भेज सकूं। लेकिन ये तो मेरा खून जलाने के लिए बैठा है। मैंने कहा, तुम अब शराफत से घूमना बंद कर दो और शरीफों की तरह स्कूल जाया करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा बस यही ख्वाहिश है, तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे भी अनपढ़ गवार हूँ, मैं कपड़े वगैरह सिलकर अपना गुजारा अच्छे से कर लूंगी। मेरा भाई कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मैंने कहा, तुम मेरा छोड़ो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अमित ने कहा, ठीक है, आगे से मैं कभी छुट्टी नहीं करूंगा और पूरे लगन के साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। आज पहली बार अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह मेरा हर एक बात डाल दिया करता था। लेकिन आज उसने बहुत आराम से कह दिया कि ठीक है, मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने उसे प्यार से कहा कि अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमें कुछ कर दिखाना है, अपनी माँ का नाम रोशन करना है। मेरे भाई ने कहा, ठीक है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब मैं नींद से जागी तो मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। आखिर यह कैसा दर्द था, मेरे समझ से बाहर था।
अभी रात को मैं बहुत अच्छा खासा सोई थी और सुबह ये दर्द कैसा था। फिर सोचा कि शायद आजकल ठीक से खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमेशा माँ की याद आती रहती थी और मैं रोती रहती थी। मैं किचन में भाई के लिए नाश्ता बनाया और उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद भी तबीयत खराब लग रही थी। मेरा मन बार हो रहा था कि मैं एक बार डॉक्टर को जाकर दिखाया हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ। मेरी एक दोस्त थी, मैं उसके घर चली गई। जब मेरी दोस्त ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वह अस्पताल गई और मेरे लिए दर्द की दवाई लेकर आए और मुझे दे दी और कहा कि तुम ये दवाई खा लो। मेरे दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी, मेरा फिक्र करती थी, लेकिन उस बेचारी की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शक्ल सूरत नक्श कुछ खास नहीं थी। वजह बस यही थी, जितने लोग देखने आते थे आते ही वापस चले जाते थे। बस उन लोगों को खूबसूरती देखनी थी, अंदर का मन कोई नहीं देखा। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर लगने लगी थी, इसलिए मेरी दोस्त ने मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए आई और मेरे साथ ही मेरे घर आ गई। उसने कहा कि तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। तुम्हें पता है पिछले दिनों मेरे लिए किसका रिश्ता आया था? मैंने कहा कि वह तो सुनील का रिश्ता आया था, लेकिन मैंने कहा उस सुनील से शादी करने से अच्छा है कि अपनी जान दे दो। अपनी माँ से कहो तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करना है और उसे लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का ना करें। लेकिन फिर मेरी दोस्त ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे दोस्त ने कहा कि उसने मुझे नापसंद कर दिया। मैंने कहा वह पागल है। पागल नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। वह खुद पहले जाकर देखें अपनी शक्ल आईने में, फिर वह तुम्हें नापसंद करें। उसे तो कोई भी लड़की शादी ना करें। सुनील पूरा मोहल्ले का बहुत बुरा लड़का था, हर एक लड़की के पीछे फिरता रहता था। उसकी अभी तक 2-3 शादियां हो चुकी है, लेकिन हर बार अपने पत्नी को मार मार कर घर से भगा देता है और तब से लेकर आज तक उसने हर एक लड़की पर अपनी निगाह रखता है। उसका रवैया व्यवहार बहुत ज़्यादा गलत था, सड़कों पर घूमता फिरता था। ये बात तो पूरे मोहल्ले के लोग जानते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। वह सुनील जो शक्ल सूरत में अच्छा खासा नहीं था और मेरी दोस्त को नापसंद करता, लेकिन जब मेरे दोस्त ने कहा कि वह सुनील कहता है मुझे कोई और अच्छी लगती है और उसका नाम रीमा है, इसका मतलब कि वह मेरी बात कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ मैं थोड़ी हूँ जिसका नाम रीमा है, और भी तो कोई रहती होगी। लड़की रीमा नाम की तो कहने लगी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वह तेरी ही बात कर रहा है। मेरे दिल को ऐसा लगा। मैंने कहा कि तेरे दिल को कुछ भी लगता रहता है, वैसे भी मेरे आगे पीछे कौन है जो मेरा रिश्ता करवाए? तो दोस्त ने कहा कि क्या तू शादी नहीं करेगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, पहले मैं अपने भाई को देख लूँ, उसके बारे में सोचूं। जिंदगी बहुत लंबी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दोस्त की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। कहीं और सच तो नहीं कह रही थी, कहीं अमित मेरे बारे में तो नहीं कह रहा था। खैर, मेरे बारे में कहता भी तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा भाई आज फिर कह रहा था, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था, मैं अपने आप को रोक ना सका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भाई की बात तो सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मैंने कहा तुम सपने में तो नहीं कर रहे हो? फिर उसने कहा नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये बात कहकर वह चला गया। मुझे भी कुछ दिनों से अजीब लग रहा था और सुबह मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती थी। मेरा भाई रोज सुबह उठकर मुझसे माफ़ी मांगता था। मैं हैरान रह जाती कि क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहा था, पर क्यों? फिर मैंने सोचा कि उसने घर का कोई सामान नुकसान कर दिया हो, या जो मैंने पैसे रखे थे वह उसने चुरा लिया हो, इसलिए मुझसे माफ़ी मांगता था। अभी मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मैंने सारे घर में चीज़ देख ली, सब कुछ अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। वैसे भी इस घर में कोई भी इतनी कीमती चीज़ तो नहीं थी, पैसे भी अपनी जगह पर ही पड़े थे। उसका मतलब कि यह बात नहीं थी। फिर मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था? मैं उसकी स्कूल चली गई। वहाँ जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई में तो कोई अच्छा खासा नहीं है, लेकिन पास तो हो ही जाएगा। लेकिन स्कूल से भी कोई मसला नहीं था, तो फिर वह मुझसे माफ़ी क्यों मांगता था? उसने मुझे एक दिन 1000 ला कर दिया। मैंने कहा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो कहने लगा जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में गिरे हुए पड़े थे। मैंने कहा सच बोल रहे हो? सड़क पर मिले हैं, इसलिए मैं ले आया। मैंने उससे पैसे ले लिए। अगर उसके पैसे छोड़ देती तो उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता, लेकिन आजकल लोग अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखते हैं। तो फिर यह पैसे कैसे गिर गए? अभी 1000 मिले थे। फिर एक दिन मैंने उसके बैग की तलाशी ली। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा, किसी से उधार तो नहीं ले रहा है, लेकिन मुझे इस तरह की कोई बात का पता नहीं चली। फिर मुझसे माफ़ी क्यों मांगता है? एक दिन स्कूल लेने जा रही थी कि अमित रास्ते में मिल गया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कहाँ जा रही हो, मैं मदद कर देता हूँ।
मैंने कहा कि दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास मेरी जिंदगी का 1 मिनट भी नहीं है। इस बात पर वह पूरी तरह से हंसने लगा। इतनी जोर जोर से हंस रहा हो। शरारती जरूर था, लेकिन बुरा इंसान नहीं था। चोरी करना या किसी की जेब से पैसे निकालना ऐसा नहीं कर सकता था। बस पैसे होते थे। एक दिन उसने मुझे 2,000 रुपये दिए। मैंने कहा कि अब ये कहाँ से आए? तो कहने लगा कि मैंने काम की है। मैंने कहा तुम्हारी हालत है काम करने की, बात तो ठीक से कर नहीं पाते हो, और मजदूरी करने की इतनी हिम्मत हो गई। फिर मैं पूछने लगे कि तुम कौन सा काम करके आए हो जो तुम्हें 2,000 मिल गए? वह कहने लगा एक आदमी था जो मैं उसका सामान उठाकर दूसरे जगह पर पहुंचा दिया। उसने ही मुझे 2,000 दिए, लेकिन उसके हाथों या कपड़ों को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने उसे गुस्से से कहा कि झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। लेकिन उसने तो यकीन दिलाते हुए कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ। फिर मैं सोचने लगी हो सकता है ये सच ही कह रहा हो। कोई नेक बंदा मिल गया हो और वह इस सामान उठाने का मिल गया हो, और झूठ भला क्यों कहेगा? मेरे अलावा उसका और कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये शक जरूर था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए सोच लिया कि इस पर नज़र रखनी होगी, कि पता तो करना ही पड़ेगा कि बात क्या है। पता नहीं, मेरा भाई वैसे ही बड़ा शरारती था और उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। उस पर बहुत ज़्यादा नज़र देनी थी। 11 साल का बच्चा क्या सामान उठा पाएगा, और उसे ऐसे थोड़ी ना पैसे मिल जाएंगे। जरूर कोई ना कोई बड़ी बात थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके दोस्तों से जाकर पूछूं, लेकिन कुछ भी पता ना चला। स्कूल में गई, वहां से भी कुछ ना जान पाए। बैग चेक किया तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। मैं सोचने लगी कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। सुबह सुबह उठकर मुझसे माफी मांगता था। इस बात का मुझे क्या दुख था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रात को मैं बहुत परेशान थी। मैंने आज खाना भी नहीं खाए, और उस रात मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे कदमों से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना भाई मेरे साथ यह सब कुछ करेगा, और उसकी हरकत की वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी, मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। जब मेरी आधी रात को नींद खुली तो जो नज़र मेरे सामने था उसे देखकर तो मैं बेहोश होते होते बची। शायद खाना ना खाने की वजह से आज मेरी नींद खुल गई और सारी सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई। आज मेरे पैर के ऊपर मेरे भाई का पर था, और मैं ये देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा तू नशा तो नहीं किया है जो इतना गलत हरकत मेरे साथ कर रहा है? तू होश में है कि नहीं? पागल तो नहीं हो गया है? मैंने अपने पैर से उसका पैर मारते हुए धकेल दिया। जब पर हटाने गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई बच्चे का पर नहीं है, तो फिर किसका है? जैसे ही लाइट चलाई, फिर जो देखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यह इंसान मेरे बिस्तर पर। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। उसे देखते ही मैं चीख चीख कर रोने लगी। उसने फौरन ही मेरे मुंह पर अपना हाथ लगा दिया और मेरी चीखती हुई बोलती को बंद कर दिया। और मेरी हालत खराब हो गई कि मेरे कमरे में क्या कर रहा है, जबकि मेरा भाई मेरे कमरे में नहीं था, बल्कि अमित कमरे में था, जो अभी मेरे मुंह पर हाथ रख कर खड़ा था। मैं पूछने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मेरे कमरे से निकल जाओ। वह कहने लगा कि क्या हुआ? मगर मैं तुम्हारे कमरे में आ गया तो इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? और तुम सोई क्यों नहीं? तुम्हें होश कैसे आ गया? तुम तो इस वक्त बेहोशी की हालत में होती हो। मैंने कहा मतलब क्या है तुम्हारा? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? उसने मुझे सारी बात बता डाली जो उसके मन में था। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे भाई को हर एक रोज पैसे देता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझसे शादी करना चाहती है। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो, लेकिन दुनिया वालों से डरती हो। रोज तुम्हारे खाने पीने की चीज में नींद की दवाई मिलाता है। जब तुम सो जाती हो तो वह चला जाता है और मैं इस कमरे में आ जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो भी होता है वह तो तुम समझ गई होगी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो जो कुछ भी हुआ है हमारे बीच है। अगर किसी को नहीं बताओगी तो अच्छा है, बेहतर नहीं है एल कि तुम ये बात कभी किसी को भी नहीं बताओगी। मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे छोटे भाई को बेवकूफ़ बनाया, उसे इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुम जैसे इंसान मोहब्बत के शादी के बाद करता है, तुम जैसे इंसान से इस तरह से बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। मैं कितनी बदनाम हो जाऊंगी, हमको मेरे ही मोहल्ले से बाहर निकल दिए जाएंगे। उसने कह कि मुझे तुम खुद ही बुलाती थी, मुझसे पैसे भी मांगती थी। इसका भाई मुझसे पैसे लेता था करता था। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा तुम्हें, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया वाले मेरी बात पर यकीन करेंगे, और औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। अकेली औरत है, इस घर में क्या कर रही है?
किसी को क्या पता तुम्हारे भाई को एक थप्पड़ लगेगा ना तो सारी कहानी बता देगा, और यह साबित करने में देर नहीं लगेगी। तुम खुद भी उस गलती करवाती थी। हक नहीं थप्पड़ खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ। मेरे साथ शादी कर लो। मैं सारी रात रोती रही, अपने भाई के भी पास गई, उसकी बुरी तरह मारा, वह भी रोने लगा। मैंने उसको सारी हकीकत बता देनी थी, लेकिन क्या बताती, उसको क्या पता था कि उसने क्या किया था। क्या वह सब कुछ समझ सकता था? उसी को बेवकूफ़ बनाकर राकेश ने सब कुछ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सामने मेरी इज्जत की लाकर आसानी से चरित्र बदनाम साबित कर सकता था। तुमने एक भी गलत हरकत करने की कोशिश किया तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। फिर अगले दिन एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर इस इंसान से शादी कर ली। उसने अपना घर भेज दिया और मैंने अपना घर छोड़ दिया। अपने भाई को लेकर हम यह मोहल्ला छोड़ गए। अभी सुमित के साथ ही रहती हूँ, उसकी पत्नी बनकर। पता नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। वह घर का खर्चा उठता है, अपने घर का देखभाल करता है और मेरे भाई का फीस भी जमा करता है। इसलिए तो वह स्कूल भी अपने साथ लेकर जाता था और स्कूल में छोड़कर आते थे, और मेरे भाई का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता है। आखिर कोई भी बात हो, जब मैं कहती थी तो बिना सुने बगैर फोन रखा जाता था। जो भी चीज कहते अपने पति को करने के लिए, वह बेझिझक उसे चीज को पूरा कर देता था। उससे तो मेरी शादी हो गई, मैं उसके साथ रहने लगी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन फिर भी उसका जो भी जिम्मेदारी बनता था बेखूबी निभा रहा था। मेरे भाई की पढ़ाई भी पूरी हो गया, उसे शहर में पढ़ने कल से जाकर पढ़ने लगा। मैं और मेरा पति इस घर में रहने लगे और धीरे धीरे मुझे मेरे पति से मोहब्बत होने लगी। अब हम दोनों लोग खुश रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।